हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, कोरल रीफ के बारे में देख रहे थे, है कि नहीं। और कोरल रीफ जो होता है वो एक तरीके से बहुत सुंदर चीज होता है, है कि नहीं, जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो जैसा कि हमने बता रखा है उसको थोड़ा सा आगे आज डिस्कस करेंगे। हमने बताया था कि 4 तरीके के अलग अलग कोरल रीफ होते हैं और हमने देखा था पहले फ्रिंगिंग जो रीफ होता है कोरल रीफ वो एक तरीके से। तो लेकिन आपको जनरली आपको देखने को मिले कितने तरीके के कोरल रीफ होते हैं, 4। फ्रिंगिंग रीफ जो होता है अभी हमने देखा था कि वो एक तरीके से कोस्ट लाइन से सटा हुआ रहता है और एक तरीके से वो बहुत डीप सी में नहीं पाया जाता है और कभी कभी वो लगून बना लेता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरा जो होता है बैरियर रीफ होता है। ठीक है, बैरियर रीफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो होता है एटॉल फार्मिंग। एटॉल जो फार्मिंग होता है मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, नीचा होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। उसके बाद एटॉल देखो, एटॉल यहाँ पर हो गया, लगून ये हो गया, लगून ये हो गया, समंदर वाला जो पार्ट वाला जो थोड़ा सा पार्ट है लगून। उसके बाद यहाँ पर कोरल। तो एक तरीके से हमको जो है वो 4 तरीके से अटोल हो गया, बैरियर हो गया और जो फॉर्मिंग उसको भी हम लोग एक तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि बैरियर रीफ क्या होता है। बैरियर रीफ के बाद हम लोग देखेंगे पैच रीफ, क्योंकि यहाँ पर एक पैच रीफ है, पैच रीफ है उसके बाद अटोल है। तो मतलब 4 तरीके जनरली आप लोग बोल सकते हैं, फ्रिंगिंग, बैरियर, अटोल और एक अभी हमने बताया ये वाला पैच रीफ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि करके क्या क्या होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है पैच रीफ, यहाँ पर एक फ्रिंगिंग हो गया पहला, दूसरा हो गया बैरियर, तीसरा आपको पैच रीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, पैच रीफ, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा अटोल। ठीक है, अटोल जो रीफ है वो एक तरीके से अटोल कोरल रीफ वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अटोल फॉर्मिंग है, ये अटोल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद फिर आपको रीफ अलग से देखने को मिलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखा जाए बैरियर रीफ। जो सेकंड जो कोरल रीफ है वो हमारा क्या है, बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ, द बैरियर रीफ लाइज एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट के साथ सटा हुआ फ्रिंगिंग रिप्स। ठीक है, लेकिन जो कोस्ट से अवे होता है, कोस्ट से थोड़ा सा अवे होगा, मतलब जो मतलब समंदर का जो सबसे किनारा वाला पार्ट होगा उससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, थोड़ा सा दूर देखने को मिलता है। ठीक है, कोस्ट से दूर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे। हेंस अ ब्रॉड लगून सेपरेट द रीफ। और वो ब्रॉड जो लगून होता है वो क्या करता है, रीफ को सेपरेट करता है। ठीक है, रीफ को एंड द शोर, जो शोर है कौन सेपरेट कर रहा भाई, अगर देखा जाए कि ब्रॉड लगून, कि लगून जो है वो एक तरीके से लगून जो है वो सेपरेट करता है किसको भाई, रीफ एंड द शोर। यहाँ शोर है, इधर शोर हो गया भाई, और इधर आपको रीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, रीफ देखने को मिलेगा। तो रीफ और शोर को जो अलग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ को जो अलग करता है। पहली बात तो ये बात समझनी है। फिर यहाँ पर एक बात और है जो कि इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट बैरियर जो रीफ है ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट बैरियर रीफ, जो कि क्या लार्जेस्ट बैरियर रीफ है इन द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया इट इज फाउंड इन द निकोबार एंड लक्षद्वीप। कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार, मतलब खासकर निकोबार आइलैंड में, और आपको लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा क्या, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट रीफ हो गया सबसे पहले याद। फिर वो बोलेगा भाई सबसे ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो सबसे मतलब सबसे ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेट जो बैरियर रीफ है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड है। ठीक है, दूसरा इन इंडिया में कहाँ पाया जाता है भाई, बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पाया जाता है भाई, सॉरी ठीक है सॉरी। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है हमारे देश में, वो आपको देखने को मिलेगा निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, देख रहे हो इस तरीके का नजारा। तो ये जो नजारा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और ये चीज आपको आपको थोड़ा सा महसूस भी होगा और चीजें समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखो ठीक है, देखो पैच रीफ। अब आते हैं आगे, पैच रीफ। पैच रीफ क्या होता है, पैच रीफ आर आइसोलेटेड। वो क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है।
पैच रीफ जो क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है एंड डिसकंटिन्यूअस पैचेस लाइन शोरवर्ड और द ऑफसी रीफ स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अलग अलग पैचेस हैं, जैसे यहाँ पर है, ये सब कोरल रीफ है, देख रहे हो ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग, कोरल रीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कोरल रीफ बोलकर चलेंगे। ठीक है, जो अलग अलग पैचेस के देखने को मिलेंगे शानदार तरीके से। आप देखो दीज आर फाउंड इन द पाक बे और जब गल्फ ऑफ मन्नार, अभी हमने देखा था गल्फ ऑफ मन्नार में फ्रिंगिंग रीफ भी पाया जाता था, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो कच्छ, मन्नार और पाक जो बे है वहां पर एक तरीके से आपको पाया जाता है जो पैचेस हैं। ठीक है, डीप इंटीरियर में देखो पैचेस रीफ आपको समझ देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे जो आपको अलग अलग से रीफ देखने को मिलेंगे। ये आपको मतलब आइलैंड नहीं है, बस ये रीफ है जहां पर जो चीजें हैं वो देखने को साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, ये ओपन सी है भाई, इधर बैरियर रीफ है, देख रहे हो इधर बैरियर रीफ है। थोड़ा सा ठीक है, आगे देखा जाए अटूल। अबॉटिंग में अटूल, अटूल का मतलब होता है, अगर देखा जाए अटूल का मतलब अ रीफ ऑफ अ नैरो ग्रोइंग कोरल ऑफ हॉर्स शू शेप एंड आर क्राउंड विथ अ पाम ट्री इज कॉल्ड अटूल। क्या बोल रहा है, जो पाम ट्री से, देखो यहाँ पे देख रहे हो अटूल, जो हॉर्स का जो जो पैर रहता है उसके जैसा आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हो जो हॉर्स का शू रहता है ना, जैसे ऐसे करके बना हुआ रहता है। और यहाँ पर पाम ट्री जो है बहुत शानदार तरीके से, देखो यहाँ पर पाम ट्री जो है पाया जा रहा है। लेकिन ये एक तरीके से क्या, अगर ऐसा कहीं ओशन में दिख रहा है या सी में दिख रहा है तो वो आपको देखने को मिलेगा, क्या है भाई, अटोल है। इट इज फाउंड अराउंड एन आइलैंड, वो आइलैंड के आसपास जो है देखने को मिलता है और इन एन इलिप्टिकल फॉर्म में और सबमरीन प्लेटफॉर्म में। ये क्या है भाई, सबमरीन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सबमरीन प्लेटफॉर्म। फूनाफुटी अटोल ऑफ इलिप्स या जो एलाइस आइलैंड इज द फेमस अटोल। अगर देखा जाए फूनाफुटी अटोल जो कि कहाँ, कौन सा आइलैंड है भाई, ऑफ एलाइस आइलैंड का, वो एक फेमस अटोल है। दे आर आल्सो फाउंड इन अटोल। अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप एंड निकोबार में भी पाया जाता है, इसीलिए अंडमान एंड निकोबार सब लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात है समझ के चलना जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो समझ में आ गया यहाँ तक कि अटोल का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है भाई, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू मीन बाय कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग when the coral are stressed by the change in the conditions such as temperature, light or nutrition, they expels the symbiotic algae living in their tissues, causing them to turn completely white. This phenomena is known as coral bleaching. ब्लीच कर अपना फेस का ब्लीच कराते तो अभी गोरे गोरे हो जाते हैं। तो सेम उस तरीके से क्या बोल रहा है कि अगर कोरल्स, जितने भी कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, अगर वो स्ट्रेस हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, मतलब उनका जो पूरा रंग रूप है वो चेंज होता है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, लाइट अच्छे से नहीं मिल रहा उसकी वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा होगा उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी एल्गे जो होता है उनसे, जो लिविंग एल्गे होता है इन देयर टिश्यू, उनकी वजह से कॉजिंग देम, जिसकी वजह से वो पूरा क्या व्हाइट कलर के हो जाते हैं, क्या पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा। यही अभी रंग बिरंगा दिख रहा था, पूरा व्हाइट हो गया, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग। तो याद रखना है कोरल ब्लीचिंग का मतलब कि एक तरीके से कंप्लीटली आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी दूसरा कलर नहीं। ये देखो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ओशन के वाटर की वजह से दिख रहा है, वैसे ये पूरा व्हाइट दिखेगा। ठीक, आगे अगर देखा जाए सैलिनिटी, अब आते हैं ओशन की जो सैलिनिटी है, नमक है, वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो सैलिनिटी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेन इन अ ग्राम कंटेन, मतलब इन अ ग्राम्स कंटेन इन 1 kg ऑफ सी वाटर, कि 1 kg जो सी वाटर है, 1 kg ऑफ सी वाटर, 1 kg सी वाटर, ऐसे करते हैं 1 kg जो सी वाटर है, 1 kg जो सी वाटर है, उसमें एक तरीके से कितना ग्राम जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट की मात्रा है। इज एक्सप्रेस एज अ पार्ट पर थाउजेंड, जिसको हम लोग पार्ट पर थाउजेंड के हिसाब से डिनोट करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि 1000 लीटर पर
एक हजार लीटर पर कितना जो है वो एक तरीके से ग्राम जो है वो एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, नमक। तो oceanic salinity is not only affect the marine organisms, ठीक है, and plants community, but also affect the physical properties of the oceans such as temperature, pressure, density, waves, current। देखो जो salinity होता है ना, जो नमकदार होता है, जो पानी जो ओशन का, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अफेक्ट करता है जो कोरल्स हैं या फिर जो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ये एक तरीके से डैमेज करता है, या फिर डैमेज क्या बोला जाए, उनको भी एक तरीके से चेंजेस करता है। जैसे कि आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, जैसे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, डेंसिटी देखने को मिलेगा, वेव देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। एवरेज सैलिनिटी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पर, southern hemisphere में average salinity in the southern hemisphere is more than that of the northern hemisphere। मतलब अगर salinity देखा जाए तो southern hemisphere में, साउथ जो southern hemisphere में वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। southern hemisphere में क्या होता है भाई, salinity ज्यादा, northern ठीक है। तो ये बात भी समझ के चलना है। अब ऐसे कैसे याद रखोगे, एस मतलब क्या होता है, सैलिनिटी, तो एस बड़ा है भाई किससे, नॉर्थ से, ठीक है। MNOPQRS, एस बाद में आता है, फिर एन, मतलब अगर नंबरिंग में देखा जाए अल्फाबेटिक में तो एस बड़ा आता है, ठीक है। तो सैलिनिटी ज्यादा वहां पर सदर्न ओशियन में देखने, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी सारे वाटर की अवेलेबिलिटी है। जो आइसोहेलिन, अब आइसोहेलिन मैंने बताया था रिप्रेजेंट द सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या बताता है भाई, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सरफेस ऑफ द सी में, एंड दीज आर लाइंस जॉइनिंग द प्लेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी। तो वैसे जैसे आइसोबार्स मैंने बताया था ना, अगर सेम तरीके से दोनों जगह एक ही तरीके का प्रेशर रहता है उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। सेम उसी तरीके से अगर जो सेम इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी है कोई दो जगह पर और उनको एक तरीके से कोई प्लेस ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम लोग आइसोहेलिन्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोहेलिन्स बोलते हैं। तो सैलाइन से आइसोहेलिन, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी इज द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक ऑफ ओशियानिक क्रस्ट which contain a various salt। अब सिंपल सी बात है, रॉक जो रहता है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉक रहते हैं जो कि एक तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से लेते हैं। तो वो सब जो रॉक रहता है ना, रॉक की वजह से ही एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई, सैलिनिटी देखने को मिलेगा, ठीक है, किसके, अर्थ क्रस्ट में। पोल्स हैव अ मिनिमम सैलिनिटी। पोल्स के आसपास में अगर जितने भी पानी है, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों तरफ से देख लो, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल वहां पर सैलिनिटी जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर। क्यों भाई, क्योंकि फ्रेश वाटर के एडिशन की वजह से, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते रहता है, फ्रेश वाटर आते रहता है, जिसकी वजह से एक तरीके से वहां पर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स एंड एक्सेसिव स्नोफॉल। एक तो स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, और एक्सेसिव जो आइसबर्ग है, तो जिनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो मिनिमम सैलिनिटी की ओर बढ़ती हैं। वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी कॉजेज अ वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ वाटर। जो अगर मतलब सैलिनिटी वेरी भी करता है, मोर सलाइन वाटर फ्रीजेस स्लोली। अगर बहुत नमक वाला पानी रहेगा वो फ्रीज जो होगा, अगर फ्रीज वो होगा तो बहुत स्लोली होगा। व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सलाइन वाटर इज हायर देन द फ्रेश वाटर। अगर बॉइलिंग, सिंपल सी बात है भाई, फ्रेश वाटर जल्दी बॉइल हो जाएगा और जिसमें नमक वाला पानी रहेगा वो थोड़ा सा देर से खौलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इसमें पार्ट आ गया ना, सैलिनिटी आल्सो इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ वाटर। और जितना ज्यादा सैलिनिटी होगा उतना ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, मतलब डेंसिटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सैलिनिटी ऑफ द वाटर जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ ज्यादा है वहां पर डेंसिटी ऑफ द वाटर भी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सलाइन वाटर जो है वो हायर होता है, ठीक है, ज्यादा समय लेता है वो बॉयल होने में, किससे, फ्रेश वाटर से। ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको सैलिनिटी से समझकर चलने हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में कौन कौन से चीजें हैं जिनकी वजह से वो सैलिनिटी जो है वो एक तरीके से बनता है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट, तो सॉल्ट अगर देखा जाए, देखो सॉल्ट जो है वहाँ सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड जो है
आपको 77.8% देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट में, मतलब सॉल्ट में कितना 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट एक तरीके से 2.5, अदर्स जो है वो 0.5 देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 0.5 देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा लॉजिक आंसर क्या है कि सैलिनिटी में आपको सबसे ज्यादा सैलिनिटी या सॉल्ट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का 77.8%। क्लियर? चलिए आगे देखा जाए नेक्स्ट, ठीक है, मोस्ट सलाइन वाटर बॉडीज, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कौन से एक तरीके से वाटर बॉडीज के पास है? तो अगर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा लेक एसाइल, जो कि दीजीबुद्धि में है, वो एक तरीके से कहाँ देखने को मिलेगा आपको? 34.8% जो है वो भाई वहां पर एक तरीके से नमक की मात्रा उस पानी में, तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, बहुत है, 35% के आसपास, मतलब 100 में से 35, मतलब 100 किलो अगर पानी में से निकालो तो उसमें 34% जो है उसमें नमक देखने को मिलेगा। ठीक है, डेड सी, डेड सी मतलब डेड सी जो कि वेस्ट एशिया में, उसमें 33.7%, बहुत लार्ज नंबर है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है 32% जो है, और लेक वैन जो टर्की में है वो 23% जो है उसमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा क्या? सलाइन वाटर बॉडीज में। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात समझ के चलना है हमें, क्या भाई आगे अगर देखा जाए, सैलिनिटी ऑन द एवरेज डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। देख रहे हो, सैलिनिटी ऑन एन एवरेज डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर में सबसे ज्यादा, फिर इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा सैलिनिटी क्या होगा? सैलिनिटी कम। अगर जैसे दूर होता जाएगा, मतलब इधर नॉर्थ पोल की तरफ चला जाए, इधर साउथ पोल, तो दोनों तरफ क्या होगा? सैलिनिटी डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, सैलिनिटी डिक्रीज। और हमने बताया पोल पर मिनिमम रहता है, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल, फ्रेश वाटर, आइसबर्ग हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलिनिटी कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर द हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड नियर द ट्रॉपिक्स, ठीक है, rather than the equator because of the heavy precipitation of the equatorial region। अब देखो इक्वेटोरियल रीजन में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, इक्वेटर या इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वहां पर ज्यादा आपको सैलिनिटी देखने को मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, जो कि एक इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, इक्वेटर के आसपास के रीजन को इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि वहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी करता है, और जब प्रेसिपिटेट बहुत ज्यादा जल्दी करेगा तो वहां पर नमक की मात्रा अपने आप ही कम होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है जो कि समझकर चलनी है आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आते हैं फैक्टर दैट कंट्रोलिंग द ओशियन सैलिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ओशियन के सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं? ठीक है, बहुत जरूरी है फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ओशियन सैलिनिटी। द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन आर different sea depends upon the number of factors such as evaporation कितना हो रहा है भाई, precipitation कितना हो रहा है भाई, influx of the river water का river जो influx हो रहा है उस ओशियन में वो कितना ज्यादा हो रहा है भाई, prevailing the wind का स्थिति कैसा है, ओशियन का करंट कैसा है, सी वेव कैसा है। तो वो सब सारे फैक्टर्स हैं जो कि ओशियन के सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया इवापोरेशन में समझो सबसे पहले बात क्या है, इवापोरेशन में सबसे पहले बात बोलो क्या ग्रेटर द इवापोरेशन द हायर द सैलिनिटी, कि अगर ज्यादा, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन अगर ज्यादा होगा तो आपको सैलिनिटी ऑफ द वाटर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन, हायर द प्रेसिपिटेशन लोअर द सैलिनिटी, लोअर क्या होगा? सैलिनिटी देखने को मिलेगा। लोअर क्या देखने को मिलेगा? सैलिनिटी देखने को मिलेगा। क्या? लोअर सैलिनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। तो बिग voluminous rivers pour down immense volume of fresh water into the ocean and the salinity reduces at the mouth। देख रहे हो, जब एक तरीके से एक तो प्रेसिपिटेशन, द हायर द प्रेसिपिटेशन द लोअर द सैलिनिटी, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा उतना कम जो होगा वो सैलिनिटी होगा। यहाँ पर क्या है, इवापोरेशन जितना ग्रेटर होगा उतना हायर सैलिनिटी होगा। यहाँ तक यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हाई है तो आपको सैलिनिटी भी हाई देखने को मिलेगा, सॉरी लो देखने को मिलेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवापोरेशन। तो ये दोनों बात समझ में आ गया। इन्फ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर जितना ज्यादा आएगा जिस ओशियन में, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर ज्यादा आ रहा है, और फ्रेश वाटर जितना ज्यादा आएगा सैलिनिटी उतना कम होगा, सिंपल सी बात है। इन्फ्लक्स अगर ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर अगर ज्यादा हो रहा है तो सैलिनिटी कम, अगर इन्फ्लक्स ऑफ द रिवर कम हो रहा है तो आपको सैलिनिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर?
क्योंकि आप मान लो कि नमक का घोल का एक बर्तन में ले लो भाई, 2 चम्मच डालो, फिर और पानी डालो, तो नमक का घोल एक तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब उसमें सैलिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ अ स्टेबल एयर एंड अ हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द सैलिनिटी। क्या बोला गया, अगर साइक्लोनिक कंडीशन एंटी है मतलब उल्टे तरफ है, ठीक है, विद अ स्टेबल और एयर जो है स्टेबल है एंड द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, तो इंक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द ओशन। तो सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द ओशन, क्योंकि वहां पर आके स्थिर हो जाएगा, एक रहता है वेव से चला गया तो सब इधर उधर जाता रहता है, तो वहां पर चेंज होता रहता है। लेकिन अगर एयर स्टेबल है तो मतलब ओशियानिक करंट स्टेबल है, तो एक तरीके से वहां पर चीजें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब क्या, वहां सैलिनिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन करंट अफेक्ट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, देख रहे हो, ऑफ सैलिनिटी बाय मिक्सिंग द सी वाटर। तो ओशियन जो करंट है उसमें अगर सी का पानी जो है मिल गया तो एक तरीके से उसको भी इफेक्ट करता है, जो कि ओशियानिक जो करंट की वजह से इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि सैलिनिटी जो है वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा भाई, एक तरीके से जल्दी थोड़ा सा हम लोग फटाक से यहाँ पर अलग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर इवापोरेशन ग्रेटर होगा, ग्रेटर इवापोरेशन क्या बोला गया, ग्रेटर अगर इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, ग्रेटर सैलिनिटी होगा। क्या होगा, ग्रेटर सैलिनिटी होगा, मतलब हाई सैलिनिटी होगा। सबसे पहली बात हाई सैलिनिटी होगा मतलब क्या, ज्यादा नमकदार पानी होगा वहां पर। दूसरा अगर बोला गया कि प्रेसिपिटेशन अगर ग्रेटर है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन अगर आपका ज्यादा है तो आपका सैलिनिटी क्या होगा, सैलिनिटी आपको लो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जितना ज्यादा इनफ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर, तीसरा हमने देखा इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर अगर आपका ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वहां पर सैलिनिटी जो होगा वो आपका कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इनफ्लक्स ऑफ वाटर रिवर मतलब रिवर वाटर कम है तो आपको सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर एंटी साइक्लोन और वाटर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है और साथ ही साथ एयर जो है स्टेबल है तो सरफेस ऑफ द जो सी होगा ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट की वजह से जो सी का पानी मिक्स होता है उसकी वजह से भी इफेक्ट करता है सैलिनिटी। ये हमने देखा यहाँ तक, क्लियर हाँ या ना बताइए, देख लो भाई यहाँ तक तो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे अगर देखा जाए मूवमेंट ऑफ द ओशियानिक जो वाटर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द ओशियानिक वाटर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि हमने अभी जिस तरीके से कोरल रीफ के बारे में फिर सैलिनिटी के बारे में पढ़ा, अब जो है वो थोड़ा सा आपको जानने को मिलेगा कि मूवमेंट ऑफ द ओशियंस वाटर जो है, ओशियानिक जो वाटर होते हैं वो किस तरीके से होता है। मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे मूव करता है पानी। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो वेव्स, उसमें सबसे पहले मूवमेंट में सबसे पहले वेव के बारे में बात करेंगे। वेव्स आर द ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द वाटर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द विंड। अगर वेव जो आता है, जो समंदर में जो लहरें आती हैं वो किसके वजह से हो रही है भाई, विंड की वजह से हो रही है। मैनिफेस्टेड बाय एन अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस। अल्टरनेट जो होता है आपको देखने को मिलेगा, अल्टरनेट राइज होता है या फॉल होता है सी सरफेस का, ठीक है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा वेव निकल के आता है। द वेव्स आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। वेव क्या रहता है, इंपॉर्टेंट जो एक एजेंट रहता है इरोजन का इन द कोस्टल रीजन, जो कि कहाँ क्या देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन में। ठीक है, याद रखना है। where they carve out the various landforms like a caves, केव बनाता है, बे बनाता है, गल्फ बनाता है, केव्स बनाता है, क्लिफ्स बनाते हैं। तो अगर देखने को मिलेगा तो वेव जो होता है वो समंदर के आसपास के रीजन में बहुत सारा डिस्टरबेंस जो है क्रिएट करता है, और उसकी वजह से जो केव होता है, जैसे एलिफेंटा केव केव अलग हो गया भाई, ठीक है, लेकिन वेरियस लैंडफॉर्म्स जनरेट करता है, जैसे कि केव हो गया, बे ऑफ बंगाल वो वैसा, ठीक है, गल्फ बना सकता है, केव्स बना सकता है, क्लिफ्स बना सकता है। ठीक है, सिस्मिक वेव, अब उसमें एक वेव होता है सिस्मिक वेव जिसको हम लोग सुनामी बोल सकते हैं। सुनामीज आर द वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, जो कि किसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। ठीक है, एट द सी बॉटम, किसके कहां पर भाई, सी के बॉटम में, कहां, सी के बॉटम में, क्या सी के बॉटम में देखने को मिलेगा। तो सी के बॉटम में आपको सिस्मिक वेव एंड सुनामीज आर द वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स और ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। क्लियर हो गया।
दूसरा अगर देखा जाए तो सुनामीज विच हिट्स द कोस्ट इन द सी ईस्ट एशिया, यहाँ बोल रहा है देखो यहाँ पर जो सुनामीज, ऐसे सुनामीज, द सुनामीज विच हिट्स द कोस्ट, जो हिट करता है कहाँ, कोस्ट में, इन द साउथ ईस्ट एशिया ऑन 26 दिसंबर 2004 किया था, caused a very damage to that region। तो यहाँ पर याद रखना कि एक साउथ वेस्ट एशिया में एक सिस्मिक वेव आया था जिसकी वजह से वहां हिट किया था और वो बहुत ज्यादा डैमेज जो वो किया था 2004 में। ठीक है, सुनामी इन द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुलोवेसी, जावा एंड सुमात्रा इन 2018 किल्ड मेनी ऑफ इंजर्ड, मेनी को बहुत सारे लोगों को किल किया था, मेनी और बहुत सारे लोगों को इंजर्ड किया था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। तो देख रहे हो सुनामी जो है वो एक तरीके से कहां से हो रहा है, सिस्मिक वेव की वजह से हो रहा है, जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनो की वजह से हो सकता है। तो वो भी बहुत बड़ा जो है वो इरप्शन कर सकता है, खास करके कहां पर भाई, खास करके आपको ओशन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ओशन करंट। एंड ओशन करंट इज कंटिन्यूअस, ओशन करंट होता है कंटिन्यूअस एंड डायरेक्टेड मूवमेंट है ओशन का, वाटर का, जनरेटेड बाय द फोर्स एक्टिंग अपॉन, सच एज ब्रेकिंग वेव्स, वेव्स को ब्रेक किया उसके बाद विंड की वजह से, कोरियोलॉसिस की वजह से, कोरियोलॉसिस इफेक्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, ये सैलिनिटी का डिफरेंस की वजह से, टाइड कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून एंड द ओशन करंट, मून एंड द ओशन करंट सर्कुलेटेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर देखा जाए तो ये सब सारा जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है जहां पर जो ओशन करंट का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जो मूवमेंट करता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये चीज। एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे देखने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियानिक जो करंट है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज और आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जाता है। तो ओशियानिक करंट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक वार्म करंट होता है, एक आपको कोल्ड करंट होता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो वार्म करंट, द ओशियन करंट फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, अगर लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वार्म करंट है। ठीक है, कोल्ड करंट कब बोलेंगे, जब हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड, देख रहे हो, हायर से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है तब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हायर से लोअर, तब आपको कोल्ड करंट। और जब लोअर से हायर जा रहा है तो वार्म करंट। ठीक है, तो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड नोन एज वार्म करंट, एंड कोल्ड जो होगा वो आपको हायर लैटिट्यूड से, जो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पढ़े ना, तो लैटिट्यूड जो भी डिग्री है, अगर हाई डिग्री लैटिट्यूड से लो डिग्री लैटिट्यूड में जा रहा है, ठीक है, उधर की तरफ जा रहा है, तो एक तरीके से आपको कोल्ड करंट, और अगर लो से हाई जा रहा है तो वार्म करंट। करंट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का करंट कैसा रहता है, तो वार्म करंट अगर देखने को मिलेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सबसे पहला। ठीक है, तो वार्म करंट कौन होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा है आपको क्यूरोसियो करंट। दूसरा, तीसरा होगा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इट फ्लोज वेस्टवर्ड, ये कहां किधर फ्लो करता है, वेस्टवर्ड की तरफ, वेस्ट की तरफ फॉलो करता, मतलब फ्लो करता है, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू द फिलीपींस, कहां पर, फिलीपींस की तरफ। क्लियर, ये आपको बस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्म करंट जो होता है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में किधर से किधर क्या होता है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट होता है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वेस्टवर्ड देखने को मिलेगा, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू फिलीपींस। जो क्यूरोसियो जो करंट है इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि कहां देखने को मिलेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट। ठीक है, नियर द जापान कोस्ट, जो कहां देखने को मिलेगा, जापान कोस्ट में, इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ, और किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये फ्लो करता है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, कुरोशियो करंट एक्सटेंड्स फर्दर, अब कुरोशियो करंट है वो थोड़ा सा और आगे फैलता है भाई, आगे जो नॉर्थ किधर जाता है, नॉर्थवर्ड टू फ्रॉम नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक की तरफ जाएगा, एंड द वार्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कीप्स द अलास्कन पोर्ट्स आइस फ्रीजेस। तो अलास्कन जो पोर्ट है वहां पर आइस जो फ्रीज रहता है वो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, और आगे बढ़ते जाएगा। तो एक तरीके से कौन सा करंट है ये,
जो वार्म करंट मतलब क्या, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जो जा रहा है। तो यहाँ चीजें थोड़ी सी समझ के चलनी है, जो कि आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में ये बोला गया कोल्ड करंट जो है वो यहाँ पर कहाँ पर, पैसिफिक वाले में, जो ओसाहियो जो है ओयासियो या ओएसयू बोल लो, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम द बेरिंग सी किधर, बेरिंग सी से निकल कहाँ, जापान, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू ज्वाइन द कुरोशियो करंट को एक तरीके से जो होम करंट है वहां पर एक तरीके से मिलता है। क्यूरिल जो होता है वो भी, इट फ्लोज डाउन फ्रॉम द सी ऑफ द ओहोटिस्क, देखो क्या क्या नाम है भाई, ओहोटिस्क एंड ज्वाइंस अ कुरोशियो करंट टू द नॉर्थ ऑफ जापान में करंट ये करता है, ठीक है, ज्वाइन। कैलिफोर्निया करंट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ पैसिफिक अभी हमने देखा ना वार्म करंट में, उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है। इट फाइनली ज्वाइंस द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वहां पर एक तरीके से मिलता है। कंप्लीट क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें तो थोड़ा बहुत आपको समझ के चलना है, कुछ नहीं याद करना भाई, सब आप कुछ नहीं हो सकता इसका, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। और आज जितना भी हमने पढ़ा उसको आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में शानदार तरीके से हम लोग देखकर चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।